अस्सलाम वालेकुम जी रास। अच्छा, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम आज लेक्चर नंबर 40 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो ये कम से कम आपको याद होने चाहिए। एमसीक्यूज़ के अंदर काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, या ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब। ये तीन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी तरह इसमें भी प्लस है तो इसमें माइनस का चक्कर है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके बराबर है। तो ये जो चीज़ है ना, कम से कम आपको ये याद होने चाहिए। अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर आपको देगा तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसमें कभी कभी ऐसे भी कहता है कि भाई एवैल्यूएट। अब एवैल्यूएट तो हमने सीख लिया है कि उसमें क्या होता है कि आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होता है, उसमें वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन ये न्यूमरिक के अंदर भी एवैल्यूएशन पूछ सकता है। कैसे? मसलन करें कि भाई आपसे कह रहा है कि एवैल्यूएट 5 होल स्क्वायर। अब 5 होल स्क्वायर तो आपको पता है किसके बराबर होता है? 25 के। अब एवैल्यूएट जब भी बोलेगा तो आपको ये समझना चाहिए कि ये बाय फार्मूला पूछ रहा है कि क्या मैं लिख सकता हूँ अपना 2 प्लस 3 होल स्क्वायर। अब 5 को मैंने ब्रेक कर दिया तो ये ए बन गया और ये मेरा बी बन गया। ठीक है, तो ये होगा मेरे पास 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3, तो बी का स्क्वायर 3 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4। अच्छा, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना 2 टू द 4, 4 3 द 12 प्लस 3 स्क्वायर 9। अब 12 में प्लस 4 करें तो 16, 16 प्लस अगर मैं 9 करूं तो 25। लेकिन वही सेम मेरा 25 आ गया। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तब भी ठीक है, अगर आप फार्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर तब भी ठीक है। ठीक है जी, तो ये आपको लास्ट में याद करने चाहिए। अच्छा, तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना फैक्टराइजेशन प्रोसेस है हमारा। ये तो हम सारी एक्सरसाइज आप उम्मीद है कि कर चुके होंगे। आज हम फैक्टराइजेशन को थोड़ा टच करेंगे कि फैक्टराइज किस तरह करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, यानी कि इक्वेशंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम उसकी लीनियर इक्वेशन को, फिर क्वाड्रेटिक को, इसी तरह जो भी उसका सीन है वो सारा समझेंगे। ठीक है, तो अब फैक्टर्स का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि फैक्टराइजेशन में हम करते क्या हैं। अच्छा, आप देखें सबसे पहले, हाँ जी, तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है सबसे पहले। अब देखें, फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ आपके पास प्रोडक्ट है ना, सपोज़ करें ये मेरे पास एक वाइक्टो है, ठीक है, रिमूवर है। तो अब इसके अगर मैं पार्ट्स अलग अलग कर दूं सारे, तो ये क्या कहूँगा, ये पेन के सारे फैक्टर्स हैं। ये निब्बी भी निकाल दूँ उसके बैक साइड से भी, तो ये इसके सारे फैक्टर हैं। जब ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो ये एक प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, तो फैक्टर्स में भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। अब सपोज़ करें जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो हम अब देखें, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर आपने देखा कि जो हमें प्रॉब्लम दिया जा रहा था कि भाई इसको अपना देखें और उसमें ये देखें कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। इसी तरह फैक्टराइजेशन के अंदर भी आपको ये देखना होता है कि किस टाइप का फैक्टर है, यानी कि जो एक्सप्रेशन है इसमें किस टाइप का फैक्टर का जो है ना कि एक हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉमन का होता है। ठीक है, अब कॉमन का कॉन्सेप्ट कैसे होता है? सपोज़ करें मैं यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 2x प्लस 2y, ठीक है, और 2x प्लस 3y। अब कॉमन देखना है कि इसमें कॉमन क्या चीज़ है और इसमें कॉमन क्या चीज़ है। अब कॉमन का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो एक्सप्रेशन के अंदर हर एक टर्म के साथ मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आप देख रहे हैं दोनों के साथ मौजूद है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है।
तो न 2 2 मरतबा है, न 3 2 मरतबा है, यानी कि यहाँ पर तो कोई कॉमन का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, यहाँ पर कॉमन का कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, अब कॉमन देखने के लिए हमें ये देखना होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है, अब देखें 2x + 4y और यहाँ पर देखें 2x + 7y। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन का कॉन्सेप्ट देखें, क्या यहाँ पर कॉमन है? आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 और 4 है, अब हमें तो 2 देखना था, या दोनों में 4 होना चाहिए। लेकिन कॉमन के अंदर ये भी देखना होता है कि आगे का जो फर्स्ट जो आपका कोफिशिएंट है, क्या उसका इसके साथ कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पर देखें 2 का 7 के साथ कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना 2 7 को डिवाइड करता है और ना 7 2 को डिवाइड करता है प्रॉपर एग्जैक्टली। इसी तरह 2 4 को डिवाइड करता है। ठीक है ना, 2 4 को डिवाइड करता है ना, जो जिसका डिवाइज़र होगा यानी कि फैक्टर होगा वो कॉमन होगा। अब 2 4 का फैक्टर है तो हम कहेंगे 2 यहाँ पर कॉमन है। अब जब कॉमन लेना सीखेंगे तो मैं बताऊँगा कि ये 2 4 कैसे कॉमन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालना सीखेंगे कि कैसे कॉमन, जब कॉमन निकल आएगा बाहर तो हम कहेंगे अब ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। अब कैसे, सपोज मैं नंबर 1 को ले रहा हूँ, 2x + 2y। अब यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ है? 2। जो चीज़ कॉमन है आप उसको बाहर निकाल दें। मैंने 2 को कॉमन बाहर निकाल दिया। जब 2 कॉमन बाहर निकल आया तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास? x और y। 2 जब कॉमन निकलेगा तो 2 हर टर्म से निकलता जाएगा। ठीक है, जब एक रो चलती है तो वो सारी रो के बंदे जो है कि वो चले जाते हैं, उसको क्रॉस करते हैं। इसी तरह ये भी रो में, ये भी सेम रो में, तो ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि ये कॉमन निकला कैसे। अब देखें कॉमन क्या है मेरे पास, आपको ये बता रहा हूँ कि ये कैसे आया। यहाँ पर तो मैंने नॉर्मली बताया ना, जो कॉमन उसको बाहर निकालें। हकीकत में ये कॉमन निकलता है कैसे वो देखें। जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई भी करें, उसको डिवाइड भी करें। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई भी करें, उसको डिवाइड भी करें। जो मल्टीप्लाई वाला है वो बाहर रहने दें, जो डिवाइड वाला है वो डिवाइड कर दें। वो क्या करें? डिवाइड कर दें। अब टेबल लगाएं अंदर, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो 2 बाहर वाला सेम रहेगा, x + y। देखें यही सेम आ गया, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपके पास सिंपल वो वाला कॉमन जो बैलेंस होता है। अब ये बैलेंस कैसे था, यानी कि एक जैसी वैल्यू एक एक्सप्रेशन के अंदर हर टर्म के साथ मौजूद थी, ये बैलेंस कॉमन है। अब अनबैलेंस अगर कॉमन हो, यानी कि हमें ये डायरेक्ट समझ में ना आए कि इसमें कॉमन कैसे आ रहा है। अब मैंने कहा ना कि 2, अब मुझे ये देखना है कि मैं बाहर किसको निकालूं, 2 को निकालूं या 4 को। सबसे पहले तो ये देखें कि जो छोटा नंबर होता है वो कॉमन निकलता है, और छोटा वो नंबर जो उसको डिवाइड करे, उसका फैक्टर, उसका डिवाइज़र हो। छोटा तो यहाँ पर भी 2 है, 7 बड़ा है, तो 2 कॉमन नहीं निकल सकता। क्यों? कि 2 इसका फैक्टर नहीं है, 2 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, इसका डिवाइज़र नहीं है। तो 2 डिवाइज़र है तो ये बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा। अब ये डिवाइड भी होगा, मल्टीप्लाई भी, तो 2x + 4y। ठीक है, पहले मैं इस मेथड से कर रहा हूँ, फिर इससे करूँगा। जो बाहर मल्टीप्लिकेशन वाला वो रहने दें, जो डिवाइड वाला है वो डिवाइड करें। ठीक, 2 2 कैंसिल, 2 2 4, 2 सेम, x + 2y। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि इस मेथड से कैसे, इस मेथड से, सॉरी ये तो मैंने वो कर दिया, इस मेथड से। अब 2x + 4y, 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकालें, यहाँ से निकल गया x। अब यहाँ से 2 कैसे निकलेगा? 2 4 को कितनी मरतबा डिवाइड करता है? 2 टाइम, तो 2 की टेबल पढ़ें, 2 2 4, तो 2 कॉमन आ गया। दैट सिंपल। MCQs के अंदर अपने ये चलाना है, बाकी वैसे आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एक्सप्रेशन। इसका अगर मैं टाइप लिख दूँ कि AK + BK + CK। अब AK BK CK का मतलब है कि K सब में कॉमन है, जब वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा? K A + B + C। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉमन का कॉन्सेप्ट। अब अगली वीडियो में मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करूँगा कि कॉमन किस तरह लेते हैं, ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है।